हेलो जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी समुद्री जंग के बारे में जिसने सिर्फ और सिर्फ जापान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया। एक ऐसी समुद्री जंग जिसकी वजह से लगभग 2 करोड़ तक लोग जान की बाजी हार गए। एक ऐसी जंग जिसका इख्तिताम जापान पर एटमी हमले से हुआ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे पर्ल हार्बर से लेके जापान पर एटमी हमले तक की दास्तां। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियो आखिर तक देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। 3 days later, another bomber named Boxcar drops another A-bomb called Fat Boy on Nagasaki. Two square miles of the city are leveled. A quarter of its population of 270,000 is killed. 5 days later, Japan finally surrenders. World War II ends. पैसिफिक वार ये एक ऐसी जंग है जिसकी शुरुआत वर्ल्ड वार 2 में हुई थी। तो दोस्तों, इस वार की शुरुआत हो जाती है 1940 में, जब जापान, जर्मनी और इटली आपस में एक मुआहदा साइन कर लेते हैं कि हम आने वाली जंगों में एक दूसरे की मदद करेंगे। अब द पैसिफिक वार की प्लानिंग जापान ने की थी कि हम पहले अमेरिका पे हमला करेंगे, फिर उसके बाद ब्रिटिश पे करेंगे और लास्ट में डच ईस्ट कंट्री पे करेंगे। इससे पहले भी जापान अपनी फतूहात को बढ़ा रहा था, एक मजबूत अंपायर बन रहा था। अब जापान की प्लानिंग ये थी कि हम 3 ममालिक पे इकट्ठा हमला नहीं करेंगे, एक एक पे अलग करेंगे। पहले यूनाइटेड स्टेट पे करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे ममालिक पे करेंगे। जापान का इस जंग का मकसद था कि जो यूएस के पास समुद्री अहम जगह हैं उस पे हम कब्जा कर लें। और फिर जापान के जनरल एडमिरल यामामोटो की सरबराही में 7 दिसंबर 1941 को यूएस के समुद्री अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला दाग देते हैं और इसी के साथ यूनाइटेड स्टेट जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर देती हैं। इसी अटैक के नतीजे में यूनाइटेड स्टेट को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है और पर्ल हार्बर पे हमला करने के बाद जापान यूएस के और अड्डों पे भी हमला करना चाहता होता है कि हम अपनी ताकत को और मजबूत कर सके, कि हम अपनी मिलिट्री पावर को और ताकतवर बना सके। और साथ में जापान ने हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर इन जैसे ममालिक पे पहले से मिलिट्री पावर की वजह से कब्जा किया होता है। जापान अपनी स्ट्रेटजीज की वजह से, अपनी ताकत की वजह से, अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से साउथ एशिया के बड़े बड़े जगहों पे, आइसलैंड्स पे पहले से कब्जा कर चुका होता है। और साथ में द बैटल ऑफ जावा सी, जिसमें एक्सिस पावर एलाइड फोर्सेस को शिकस्त देते हैं और एलाइड फोर्सेस सरेंडर कर लेते हैं एक्सिस पावर के सामने, यानी कि जापान के सामने। और जापान इसी के साथ और मजबूत होता जा रहा होता है। अब जापान के जवाल का वक्त द बैटल ऑफ मिडवे से शुरू हो जाता है। जून 1942 द बैटल ऑफ मिडवे इस जंग का एक अहम तरीन हिस्सा है, जब यूएस नेवी जापान के कोर्स क्रैक कर लेते हैं और मिडवे के मैदान पे उसके 4 एयरक्राफ्ट पकड़ लेते हैं। और जब जापान के 4 एयरक्राफ्ट पकड़े जाते हैं, इसी के साथ यूएस और जापान के दरमियान पैसिफिक के मैदान पे दोनों के दरमियान बैलेंस ऑफ पावर आ जाता है। अब मिडवे की जंग के बाद गाइडलकिनल जंग लड़ी गई, जिनमें दोनों फरीकीन को बहुत ज्यादा नुकसानात हुए। अगस्त 1942 को ये जंग लड़ी गई, जिसमें एक तरफ थी एक्सिस पावर, दूसरी तरफ थी एलाइड पावर। दोनों के दरमियान जंग लड़ी गई, दोनों को बहुत ज्यादा नुकसानात दरपेश हुए। अब इसके बाद आती है आइसलैंड होपिंग ट्रेजेडी। अब यूनाइटेड स्टेट के मैकआर्थर और साथ में एडमिरल की सरबराही में जापान के आइसलैंड पे वो कब्जा करना चाहते थे कि बगैर किसी नुकसान के हम जापान के और भी नजदीक जाए और उस पर सही तरह से हमला कर सके। द बैटल ऑफ लेथ गुल्फ, अक्टूबर 1944 को द बैटल ऑफ लेथ गुल्फ लड़ी गई, जिसमें जापान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जापान की नेवी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और इसी के साथ जापान का जो डिफेंस सिस्टम है वो कमजोर होता जा रहा था। अब आती है द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चुपके से एटॉमिक बम के तजुर्बे कर लेते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। और फिर 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर दाग देते हैं और इसके साथ इस हमले में लगभग 1 करोड़ से ऊपर लोग
مٹی میں مل جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ورلڈ وار 2 کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی دی پیسیفک وارز کی کہانی۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو یہ؟ اگر اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے تاکہ آپ کسی بھی انفارمیشنل ویڈیو کو مس نہ کر سکیں۔